प्लीज़ भाई, मुझे ये शादी नहीं करनी। महानूर रोते हुए अपने सौतेले भाई के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, जो चंद पैसों के इवज़ उसे अपने बॉस को बेच रहा था। इतने साल तुझ पर मेहनत की है, अब जाकर इनाम मिल रहा। मुझे शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी होगी। चुपचाप निकाह का जोड़ा पहनकर नीचे आ। सैफ महानूर का मुंह दबोचे गुस्से से बोलता कमरे से निकला था। महानूर के लाख इनकार के बावजूद उसका निकाह मशहूर बिजनेसमैन आलियान खानज़ादा से कर दिया गया और अब वो बिस्तर पर उसकी सेज सजाए बैठी थी जब आलियान कमरे में दाखिल हुआ। पप प्लीज़ मेरे करीब नहीं आना, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। महानूर एकदम अपनी कलाई पर चाकू रखे चिल्लाई थी जब आलियान ने फुर्ती से उसके हाथ से चाकू छीनते उसे अपने करीब किया था। लिटिल गर्ल, ऐसा सोचना भी मत, वरना तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। उसके सर्द लफ्ज़ों पर महानूर की जान हथेली पर आई। घर की फिजा में शादमानियों की बजाय एक गहरी बोझल उदासी घुली हुई थी। महानूर के छोटे से घर में निकाह की वो रवायती चहल पहल तो कहीं न थी। बस दीवारों में दबे सिसकते हुए आंसू थे जो उसके टूटे हुए ख्वाबों की कहानी सुना रहे थे। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला हुआ था, मगर इस फैसले में उसकी अपनी मर्जी का कोई दखल न था। वो रो रो कर निढाल हो चुकी थी। रोने की वजह से आंखों में सोजश और गला बैठ गया था, मगर उसके सौतेले भाई सैफ को उस पर रहम न आया। अपनी जान का कर्ज उसकी ज़िंदगी को बेचकर अदा कर रहा था। भाई प्लीज़, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। महानूर ने आखिरी बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। शादी तो तेरी होकर ही रहेगी। इतने साल तुझ पर मेहनत जो की है, अब उसका इनाम मिलने का वक्त आया है। सैफ की सफाकी और अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ 30 सेकंड बर्दाश्त कर लें। हमारी मजबूरी है, यूट्यूब की नई पॉलिसी की वजह से हमें इंसानी शक्ल अपने चैनल पर लाजमी दिखानी है, वरना हमारे चैनल बंद हो सकते हैं। साथ देने के लिए आप सबका शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। भाई, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बहन हूँ। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सैफ ने आगे बढ़कर उसका मुंह दबोच लिया। शादी तुझे हर हाल में करनी होगी और इस घर से जाना ही होगा। और हाँ, शुक्र करके तेरी शादी आलियान खानज़ादा से हो रही है। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। सैफ ने उसे झटका दिया जिससे महानूर का पूरा वजूद झटका खाकर रह गया। कुछ ही देर में बाहर आलियान खानज़ादा की गाड़ियों के आने का शोर सुनाई दिया। महानूर का निकाह पढ़ाया गया। इस दौरान वो एक बेजान जिस्म और जिंदा लाश की तरह बैठी रही। उसके दिल में यही सोच आ रही थी कि जिस शख्स ने उसका सौदा किया है वो खुद कितना बुरा और जालिम इंसान होगा। रुखसती के बाद जब उसे खानज़ादा मेंशन लाया गया तो मुलाजमीन ने उसे इज्जत के साथ आलियान के आलीशान कमरे में बिठा दिया। महानूर खौफ और सदमे से पागल हो रही थी। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो अपने फैसले पर फौरी अमल कर सके। इसीलिए वो अपने साथ एक चाकू छुपा कर लाई थी, ताकि वो उस ज़बरदस्ती के बंधन में जीने की बजाय खुद को ख़त्म कर लेगी। जब आलियान कमरे में दाखिल हुआ तो महानूर ने तड़प कर अपनी कलाई पर चाकू रख लिया। पप प्लीज़ मेरे करीब नहीं आना, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। आलियान ने एक पल की ताख़ीर किए बगैर फुर्ती से आगे बढ़कर उसके हाथ से चाकू छीना और उसे झटके से अपने करीब किया। लिटिल गर्ल, ऐसा सोचना भी मत, वरना तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी गिरजदार आवाज़ पर महानूर का दिल हलक को आया। मुझे जाना है, मुझे मरने दें, मुझे आपके साथ नहीं रहना। वो उसकी गिरफ्त में भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। मरना था तो अपने घर में मर जाना चाहिए था, मगर अब मेरे निकाह में, मेरे घर में ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप एक बुरे इंसान हैं। आपने मेरे भाई के साथ मिलकर मेरा सौदा किया है। आप कैसे किसी की ज़िंदगी खरीद सकते हैं? आप घटिया इंसान हैं। वो उस पर बुरी तरह चीखी। आलियान की आंखों में सर्द मोहरी उभरी। उसने अपने बाजुओं में मचलती महानूर को झटके से खुद से दूर किया। सौदा? लिटिल गर्ल, ये सौदा नहीं था, मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें तुम्हारे लालची घटिया भाई से बचाया है। वो पैसों की खातिर तुम्हें किसी भी बूढ़े या गलत आदमी के हाथ बेचने को तैयार था। आलियान की आंखें और लहजा जब्त के मारे सर्द था। महानूर के वजूद में खौफ सरायत करता चला गया। उसके नम और खौफजदा आंखों से उसकी जानिब देखा, जबकि आलियान अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये शादी मैंने सिर्फ अपने दादा हुजूर की शर्त को पूरा करने के लिए की है, इसलिए अब चुपचाप यहाँ रहो और मेरी मदद करो जब तक मैं चाहूँ। आलियान के इस इंकशाफ ने महानूर को साकत कर दिया था। उसका दुख अब एक गहरे सन्नाटे में बदल चुका था। कैसी शर्त? उसने वो मुश्किल कपकपाती आवाज़ में पूछा। दादा हुजूर की वसीयत के मुताबिक खानज़ादा ख़ानदान की ये सारी एम्पायर प्रॉपर्टी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शादी करने पर ही मिल सकती है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। अब चुपचाप तो मेरी बीवी बनकर रहोगी, समझे तुम? महानूर ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। उसके पास अब ना कहने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था।
کمرے میں ایک گہرا اور گھٹن زدہ سکوت چھا گیا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر گزرتا لمحہ ماہنور کی زندگی سے اس کی آزادی چھین رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہتے جا رہے تھے، ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، جبکہ کلائی پر چاقو کے ہلکے سرخ نشان ابھر آئے تھے۔ آلیان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لے کر اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر پھینک دیا۔ اس کے انداز میں عجیب سی بیزاری تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے بھی کوئی خوشگوار لمحہ نہ ہو۔ رونا بند کرو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ماہنور نے فوراً آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر ہچکیوں نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری پوری زندگی تباہ ہو گئی ہے، اب آپ میرے بھائی کو گھٹیا بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کے انداز میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ آلیان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے کچھ چمکا، مگر اگلے ہی پل اس کا چہرہ پھر پتھر جیسا ہو گیا۔ زندگی تب تباہ ہوتی اگر تم آج بھی اس گھر میں ہوتی۔ تم اپنے بھائی کو نہیں جانتی، مگر میں جانتا ہوں۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا ہوگی ماہنور کے بھائی کی حقیقت جو آلیان خانزادہ جانتا ہے؟ جاننے کے لیے بڑھتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ وہ میرے بھائی ہیں، ماہنور فوراً بولی، مگر اس کی آواز میں پہلے جیسے یقین نہیں تھا۔ آلیان ہلکا سا طنزیہ ہنسا۔ بھائی؟ ایسے بھائی دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ چند قدم چلتا ہوا بار کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پشت ماہنور کی طرف تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس نے تمہارے بدلے کتنے پیسے مانگے تھے؟ ماہنور کے دل میں انجانا خوف جاگا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، لیکن تمہیں سننا ہوگا، کیونکہ تم اب اس کھیل کا حصہ بن چکی ہو۔ تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ آلیان کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ اس نے میز پر پڑی ایک فائل اٹھائی اور سیدھا اس کی طرف بڑھا دی۔ ماہنور نے ڈرتے ہوئے فائل پکڑی۔ جیسے ہی اس نے کاغذات کھولے، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ اس کے بھائی کے دستخط تھے، مختلف لوگوں کے نام، رقمیں، معاہدے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ کاش جھوٹ ہوتا، مگر تم حقیقت سے نظریں چرانا چاہتی ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آلیان کی آواز میں عجیب سی تلخی تھی۔ تمہارا بھائی کئی مہینوں سے تمہیں بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نہ آتا تو شاید آج تم کسی ایسے شخص کے پاس ہوتی جس سے موت بہتر ہوتی۔ ماہنور کے ہاتھوں سے فائل گر گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے سانس کھینچ لی ہو۔ اس کا اپنا بھائی، وہی شخص جسے وہ اپنا سہارا سمجھتی تھی، اسے ایک چیز کی طرح بیچ رہا تھا۔ اس کے آنسو خاموشی سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آلیان کچھ لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر نسبتاً نرم مگر سنجیدہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ میں فرشتہ نہیں ہوں ماہنور، نہ ہی میں نے یہ سب تم پر رحم کھا کر کیا ہے۔ مجھے صرف ایک بیوی چاہیے تھی تاکہ دادا حضور کی شرط پوری ہو جائے، اور تمہیں ایک محفوظ جگہ چاہیے تھی۔ ہم دونوں نے اپنی ضرورت پوری کی ہے۔ محفوظ جگہ؟ ماہنور نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ قید ہے۔ قید تب ہوتی اگر میں تم پر کوئی حق جتاتا۔ آلیان فوراً بولا۔ میں نے ابھی تک تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، اور نہ ہی میری ایسی کوئی نیت ہے۔ ماہنور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شاید وہ پہلی بار اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جسے وہ صرف ایک ظالم انسان سمجھ رہی تھی۔ آلیان نے اپنی گھڑی اتاری اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس کمرے میں تم محفوظ ہو، میری اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آئے گا۔ تمہیں جو چاہیے ہوگا ملازمین لا دیں گے، مگر ایک بات یاد رکھنا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ ماہنور کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ آلیان اس کے سامنے جھکا۔ اس کی نظریں سیدھی ماہنور کی آنکھوں میں تھی۔ خانزادہ خاندان کی عزت میرے لیے سب کچھ ہے۔ باہر کی دنیا کے سامنے تم میری بیوی ہو، اور تمہیں یہی کردار نبھانا ہوگا۔ اور اگر میں نے انکار کر دیا تو؟ ماہنور نے ہمت کر کے پوچھا۔ آلیان کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ پھر تمہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ماہنور سہم گئی۔ آپ کیا نقصان پہنچائیں گے؟ اس کا لہجہ برف جیسا سرد تھا۔ میں اپنے معاملات کو باتوں کو کھینچنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے ایک ہی چیز بار بار کرنے سے سخت نفرت ہے۔ تم اب دیکھ لو۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد آلیان سیدھا ہوا اور الماری سے ایک کمبل نکال کر صوفے پر ڈال دیا۔ تم بیڈ پر سوؤ گی، میں یہاں سو جاؤں گا فی الوقت کے لیے۔ ماہنور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید اس نے ایسی توقع نہیں کی تھی۔ آلیان نے لائٹ مدھم کرتے ہوئے آخری بار اس کی طرف دیکھا۔ اور ہاں لٹل گرل، اس کی گہری آواز دوبارہ گونجی، اپنی جان لینے کا خیال دوبارہ کبھی مت لانا، کیونکہ اب تمہاری زندگی صرف تمہاری نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ ماہنور پتھرائی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس رات وہ پہلی بار الجھن میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آلیان خانزادہ اس کا دشمن تھا یا اس کی تباہ زندگی کا واحد سہارا۔ میرے دادا جان باہر سے گھر آ رہے ہیں، اب تمہیں ان کے سامنے اچھے سے رہنا ہوگا۔ میں نے تمہیں بہت وقت دے دیا ہے، اب ہمارے درمیان یہ اجنبیت ختم ہو جانی چاہیے۔ ایک بات ذہن نشین کر لو کہ کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آلیان کا انداز تحکم بھرا تھا۔ ماہنور نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر جیسے ہی آلیان اسے لاؤنج میں دادا جان کے پاس لے کر گیا، ماہنور کو اپنی جان چھڑانے کا سنہری موقع مل گیا تھا۔ وہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ فوراً دادا جان کے آگے رو پڑی۔ پلیز دادا جان، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے جانے دیں۔
दादा जान ने हैरत और गुस्से भरी नज़रों से आलियान की तरफ देखा। आलियान का खून खोलने लगा। उसने गुस्से पर काबू पाते हुए दादा जान को संभाला और महानूर का हाथ पकड़कर उसे झटके से ऊपर कमरे की तरफ घसीटता हुआ ले गया। कमरे में दाखिल होते ही आलियान ने उसे इतने ज़ोर से झटका दिया कि महानूर का हाथ सीधा सख्त दीवार से जा टकराया। आह! दर्द की एक तेज़ लहर उसके वजूद में सरायत कर गई। तकलीफ से उसके हलक से एक कराह निकली। आलियान ने ज़ोरदार अंदाज में कमरे का दरवाज़ा बंद। आलियान ने आगे बढ़कर उसका बाजू दबोचा। तुमसे कहा था ना मैंने। आलियान की कहर भरी मगर धीमी आवाज़ महानूर के कान के करीब उभरी। तुमसे साफ लफ्ज़ों में कहा था कि जब तक मैं न चाहूँ तुम ज़ुबान नहीं खोलोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादा हुजूर के सामने ये सब बकवास करने की। उसके लबो लहजे में ऐसी वहशतनाक सर्दमोही और गुस्सा था कि महानूर का खून जमने लगा। महानूर दर्द से तड़प रही थी। उसका हाथ पूरी तरह दुख रहा था और वो खौफ से थर थर काँप रही थी। महानूर ने रोते हुए गुस्से से उसकी तरफ देखा। आप बहुत बुरे इंसान हैं। मैं एक ऐसे शख्स के साथ कभी नहीं रह सकती जो इंसानों का सौदा करता हो। तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक करूं। अगर मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम भी तमीज़ से रहो। सब दिखाने बाद भी तुम समझ क्यों नहीं रही कि मैंने तुम्हारा सौदा नहीं किया। खरीदा तो है ना, मुझसे निकाह की कीमत तो अदा की है। वो लहजे में करब लिए बोली। आलियान ने दीवार पर मुक्का मारा। मैंने तुम्हारा सौदा नहीं किया बल्कि तुम्हें उस लालची इंसान से बचाया है, तुम्हारी मदद की है। आखिर तुम इतनी सी बात समझ क्यों नहीं रही हो। पैसे ना देता तो कैसे करता तुमसे निकाह। क्या मैं तुम्हारा आशिक हूँ जो दुनिया से लड़ जाता तुम्हारे लिए। वो अब बेजार हो रहा था एक ही बात से। मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें भी दादा के सामने अच्छी बीवी की तरह रहना होगा। हम एक दूसरे की ज़रूरत है। महानूर खौफ से कांपती हुई उसे तकती रह गई। आलियान ने अपने बिखरे बालों को पीछे किया। अपना गुस्सा काबू पाने के बाद वो उसे दोबारा नीचे दादा जान के पास ले आए ताकि उन्हें मुतमईन कर सके। दादा जान अभी तक सोफे पर गुस्से और गहरी तशवीश की हालत में बैठे थे। आलियान, ये क्या सब ड्रामा है। उन्होंने उसे अपने सामने खड़ा गिरजदार आवाज़ में पूछा। महानूर डरकर बेख्तियार आलियान के करीब हुई। आलियान ने फ़ौरन एक झूठी मगर प्यार भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और महानूर की कमर के गिर्द बाजू का हिसार बनाया। दादा जान, कोई बात नहीं है। ये बस मुझसे थोड़ी नाराज़ है। दरअसल ये मुझसे कहीं बाहर घूमने जाने की ज़िद कर रही थी। मैंने काम की वजह से मना कर दिया। ये बस इसी बात पर गुस्सा दिखा रही है कि इसे मेरे साथ नहीं रहना। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं अपनी बेगम को मना लूँगा। दादा को उसने आँख मारी, फिर झुककर महानूर की पेशानी पर अपना पहला लम्स छोड़ा। महानूर के पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया। पहली बार कोई उसके इस कदर करीब आया था। अरे ये बात है तो ठीक कह रही है मेरी बहू। फिर शादी के तोहफे के तौर पर हनीमून मेरी तरफ से। दादा जान ने मुस्कुराते हुए बड़े मान से बोले। क्या? आलियान के मुंह से बेसाख्ता निकला। दादा जान ने चौंक कर उसे देखा। दादा जान, मेरा मतलब था कि अभी ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है तो इसलिए। आलियान ने फ़ौरन बात संभाली। काम को गोली मारो, बिजनेस से ज़्यादा तुम्हारी बीवी और तुम्हारी खुशी अहम है। दादा जान ने रोब से उसे घूरा। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी दादा जान। दादा जान के घूरने पर आलियान ने हार मानते हुए सर झुका दिया। आलियान की इस ज़बरदस्त अदाकारी और मोहब्बत भरे लहजे ने दादा जान का गुस्सा काफूर कर दिया और वह मुस्कुरा दी, जबकि महानूर उसके इस झूठ पर अंदर ही अंदर कुड़ कर रह गई। मैं नाश्ता बना लेती हूँ दादा जान। महानूर खुद को उसके हिसार से निकालते हुए बोली। चेहरा उसके लम्स से सुर्ख हो रहा था। किचन में आकर महानूर ने अपनी मुंतशिर सांसों को बहाल किया। उसने नल खोलकर अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। गुस्से और शर्म की वजह से उसका पूरा चेहरा तप रहा था। उसने हिम्मत करते हुए सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। आलियान के झटके की वजह से जो चोट उसके हाथ में लगी थी वो अब मज़ीद बढ़ गई थी और उसमें शदीद दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उससे अकेले काम नहीं हो पा रहा था। उसने मुलाजमा की मदद ली और सारा नाश्ता तैयार करके मेज़ पर चुन दिया। महानूर बेटा, ज़रा मुझे पानी डाल कर देना। नाश्ते के दौरान दादाजी ने महानूर से पानी मांगा। महानूर ने दादाजी की बात सुनकर मेज़ पर रखा पानी से भरा जग उठाया, मगर हाथ की शदीद तकलीफ के बायस उससे वो भारी जग उठाया ना गया। उसका हाथ दर्द से कांपने लगा। उसी लम्हे आलियान ने उसके चेहरे पर तकलीफ भरा तासुर देखा तो उसे रात की अपनी हरकत पर शदीद पशेमानी और अफसोस हुआ। उसने एक पल की ताख़ीर किए बिना आगे बढ़कर महानूर के कांपते हुए हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखा। और उसे सहारा देते हुए दादाजी के गिलास में पानी डाला। दादाजी उन दोनों को यूं एक दूसरे की परवाह करते और ख्याल रखते देखकर हद से ज़्यादा खुश हो गए और उनके चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट उभरी। नाश्ते की मेज़ से उठकर आलियान खामोशी से महानूर को अपने साथ ऊपर कमरे में ले आया। उसके रोबदार चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। वो दराज से मरहम निकाल कर लाया और बिना कुछ बोले महानूर के सामने बैठकर बैठ गया। इससे पहले कि महानूर कुछ समझ पाती, आलियान ने उसका ज़ख्मी हाथ बहुत नरमी से अपनी गिरफ्त में लिया और चोट वाली जगह पर हल्के हाथ से मसाज करने लगा। हमेशा सर्द मोहर और गुस्से में रहने वाले उस सख्त मिजाज इंसान के अंदर ये अचानक नरमी और केयर देखकर महानूर के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे।
وہ नज़रें झुकाए खामोश बैठी रही, मगर तभी उसकी पलकों की ओट से एक गर्म आंसू का कतरा टपक कर सीधा आलियान के हाथ पर जा गिरा। आलियान ने नासमझी से सर उठाया। क्या ज़्यादा तकलीफ हो रही है? अगर दर्द बर्दाश्त से बाहर है तो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। महानूर की रोती हुई आंखों को देखकर वो लहजे में फिक्रमंदी लिए बोला। महानूर ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने रोते हुए अपना हाथ आलियान की मजबूत गिरफ्त से खींचना चाहा, लेकिन आलियान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और मुसलसल नरमी से मसाज करता रहा। कमरे में कुछ देर के लिए एक गहरा और सहर अंगेज सकूत फैल गया। फिर एक तवील तवक्कुफ के बाद आलियान ने बहुत धीमी और नादम आवाज़ में बोला, आई एम सॉरी, मुझे रात तुम्हारे साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी। अंदाज में नदामत ही नदामत थी। महानूर के लब सिले रहे, वो कुछ ना बोली। तभी अचानक आलियान थोड़ा आगे को झुका और महानूर की उस दुखती हुई चोट पर अपने लब रख दिए। आलियान के उस एक लम्स में माजरत, पशेमानी और एक अनोखी अपनायत का एहसास छुपा था। महानूर का पूरा वजूद एकदम साकत हो गया, यहाँ तक कि उसने अपनी सांस तक रोक ली। उसकी रगों में एक सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसे इस कदर प्यार से छुआ था और उसके लिए इतनी गहरी फिक्र दिखाई थी। उस लम्स के जादुई एहसास ने महानूर के ज़ब्त के सारे बंधन तोड़ दिए और आंखों में रुका हुआ पानी अब बाकायदा उसके गालों पर बहने लगा। महानूर को यूं बेआवाज़ रोता देखकर आलियान घबरा गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, प्लीज़ तुम रो मत। देखो, मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ ना। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ अच्छी रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहूँगा। मैं बिला वजह तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा। महानूर ने नम आंखों से आलियान के चेहरे को देखा, जहाँ अब एक फिक्र दिखाई दे रही थी, मगर वो ये सोचने पर मजबूर थी कि क्या ये आलियान का असल रूप था। दादा हुजूर लाउंज में सोफे पर बैठे अपना जूस पी रहे थे और आलियान भी ऑफिस जाने की बजाय वहीं रुक गया था। उसे डर था कि कहीं उसकी नई नवेली बीवी कुछ गड़बड़ ना कर दे। महानूर जब लाउंज में आई तो आलियान ने दादा हुजूर के सामने एक अच्छे शौहर का किरदार निभाते हुए बोला, महानूर, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। लहजा मोहब्बत भरा था। महानूर हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी और आलियान के साथ सोफे पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, आलियान ने दादा हुजूर को दिखाने के लिए अपना हाथ महानूर की पुश्त पर रखा और उसे हल्के से अपने करीब किया। आलियान के अचानक इस लम्स पर महानूर का पूरा वजूद में बर्क सी दौड़ गई, मगर वो दादा हुजूर की वजह से खामोश रही। दादा हुजूर उन दोनों को यूं मियाँ बीवी की तरह घुल मिल कर बैठे देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे। मीसना ना हो तो दादाजी बहाना बनाकर मेरे करीब आ रहा है। अगर दूर हुई तो फिर से मुझ पर गुस्सा होगा। लगता है ये गुस्से में अपना दादा हुजूर पर ही गए हैं। वो दिल ही दिल में उसे कोस रही थी। ए सुनो, कुछ गड़बड़ करने का सोच रही हो तो खबरदार कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझी तुम। उसे गहरी सोच में गुम देखकर आलियान ने झुककर सरगोशी की। उसकी गर्दन से टकराती गर्म सांसों से उसकी धड़कन बेतरतीब हुई। जूस के सिप लेते दादा हुजूर ने जूस का गिलास मेज़ पर रखा। आलियान बेटा, मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम दोनों मुझे जल्दी से परदादा बना दो। तुम दोनों अब हनीमून पर जाने की तैयारी करो। दादा जान शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोले। मैं इस घर में अपने पड़पोतों की शरारतों से लुत्फानंदोज होना चाहता हूँ। दादा हुजूर की ये अचानक और बेबाक बात सुनकर जूस पीते आलियान के मुंह से जूस बाहर निकला। वो बुरी तरह खांसने लगा। महानूर घबराकर उसकी पुश्त मसलने लगी। वो दोनों एक दूसरे के करीब बहुत भले लग रहे थे। दादा जान की गहरी और दिलचस्प निगाहों से शर्म और झिझक के मारे हनूस का चेहरा एकदम टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। उसने घबराकर अपनी नज़रें झुका ली और हाथ मसलने लगी। महानूर को यूं शर्म से सुर्ख होता देखकर आलियान एक पल के लिए जैसे सब कुछ भूल गया। उस मासूम लड़की का शर्माना और उसकी फिक्र करना उसके दिल को अंदर कहीं बहुत अच्छा लगा। वो चंद लम्हों के लिए उसके उस खूबसूरत रूप में खो सा गया। महानूर के उठने से वो होश में लौटा और महानूर का हाथ थामा। तुम आज सब तैयारी कर लेना, फ़्लाइट की टिकट मैं जल्द ले आऊँगा। जी ज़रूर, आप बेफिक्र रहें, मैं सब तैयारी कर लूँगी, उसने हर लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। उसके अंदाज़ पर आलियान की बेसाख्ता हंसी छूटी। वो उसे हंसता देखकर मुंह फुलाकर कमरे की जानिब चली गई। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या महानूर और आलियान की कहानी लेने वाली है एक नया मोड़, या बस दादा जान को दिखाने के लिए आलियान और महानूर कर रहे हैं ये ड्रामा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को 30 सेकंड तक बर्दाश्त कर लें, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आलियान ने गहरी सांस ली और दादा जान की तरफ देखकर एक मसनूई मुस्कुराहट सजाई। दादा जान, ऑफिस से एक इंतहाई ज़रूरी कॉल आई थी। कुछ फाइल्स का फौरी क्लियर होना ज़रूरी है। आप अब आराम करें, मैं काम निपटा कर अभी वापस आता हूँ। आलियान के जाने के बाद दादा जान भी आराम की गर्ज से अपने कमरे में चले गए। घर में एकदम सुकून छा गया, मगर महानूर के मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते नाम ने उसके सुकून को गारत कर दिया था। सैफ की कॉल थी। महानूर ने कपकपाते हाथों से फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ सैफ की आवाज़ थी, जिसमें पहले से भी ज़्यादा लालच की आमेज़श महसूस हो रही थी।
ماہنور کیا حال چال ہے میری امیر بہن؟ سیف نے پیار بھرے انداز میں پوچھا۔ ماہنور کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ بمشکل بول سکی، بھائی میں یہ ٹھیک ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، جو سودا ہوا تھا اس کے علاوہ مجھے مزید رقم چاہیے۔ میں 1 گھنٹے میں خانزادہ مینشن پہنچ رہا ہوں، آلیان سے کہہ دینا کہ پیسوں کا انتظام رکھے، اگر مجھے رقم نہ ملی تو میں خود اندر آ کر اپنا حق لے لوں گا۔ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ ماہنور کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بے وقوف مت بنو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اگر سکون سے رہنا ہے تو پیسوں کا بندوبست کرو، ورنہ میں تمہاری یہ خوبصورت زندگی جہنم بنا دوں گا۔ سیف نے کال کاٹ دی۔ ماہنور کا رنگ فک ہو گیا، وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں آلیان کی سرد مہری اور غصہ گھومنے لگا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر سیف یہاں آیا اور آلیان سے بدتمیزی کی تو آلیان اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر آلیان کو بتایا تو وہ اسے مار ڈالے گا، اور اگر نہ بتایا تو وہ یہاں آ کر تماشا کرے گا۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ وہ بے بسی کے عالم میں اپنی کلائی مسل رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی ایک ایسی دلدل بن گئی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اتنی دیر میں آلیان اپنے اسٹڈی سے واپس باہر نکلا۔ اس نے ماہنور کو دیوار کے سہارے کھڑے اور لرزتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر فکر کی لکیر ابھری۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند ہوا۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر 1 منٹ، کہیں تم نے پھر سے کوئی حماقت تو نہیں کر دی؟ اس نے مشکوک انداز میں آنکھیں سکیڑی۔ ماہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آلیان کے سامنے کھڑی تھی مگر اس کے لبوں پر خاموشی کا پہرا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ جس بھائی سے بچا کر آلیان اسے لایا تھا وہی اب اس کے رشتے کو مزید کیش کرنے کے لیے یہاں پہنچ رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گم کمرے میں بیٹھی تھی، دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، اجازت نامہ ملنے پر ملازمہ اندر آئی۔ ماہنور بی بی، آپ کا بھائی سیف آپ سے ملنے آیا ہے، وہ باہر گیٹ پر ہی کھڑا ہے۔ ماہنور کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے واش روم کے بند دروازے پر نظر ڈالی جس میں کچھ دیر پہلے ہی آلیان گیا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی تیزی سے قدم اٹھاتی گیٹ کی جانب بڑھی۔ دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں آلیان باہر نہ آ جائے۔ گیٹ پر کھڑے سیف کو دیکھتے ہی ماہنور کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ اب مجھ سے مزید کوئی امید نہ رکھیں۔ ماہنور نے دبی لیکن سخت آواز میں کہا۔ آپ اب میری مزید کوئی قیمت وصول نہیں کر سکتے، یہ میری نئی زندگی ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ سیف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اوہ، تو اب تم زبان چلا رہی ہو؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ماہنور کا زخمی ہاتھ زور سے دبوچ لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا نکاح کر کے آزاد ہو جاؤ گی؟ مجھے پیسے چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ درد کی ایک لہر ماہنور کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ کرب سے چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک عقب سے ایک گرجدار آواز آئی۔ ہاتھ ہٹاؤ اس کے اوپر سے۔ آلیان وہاں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر شدید غیظ و غضب کے آثار تھے۔ آلیان نے تیزی سے آگے بڑھ کر سیف کا گریبان پکڑا اور اسے ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے ہٹایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ آلیان کی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ سیف کانپ اٹھا۔ میری بیوی کی طرف غلط نگاہ ڈالی تو آئندہ اسے تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آلیان نے سیف کو دھکا دے کر گیٹ سے باہر نکالا اور اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اسے ابھی یہاں سے نکالو اور خبردار جو یہ دوبارہ کبھی اس گھر کے آس پاس نظر آیا۔ سیف کو وہاں سے ذلیل ہو کر نکلتے دیکھ کر ماہنور ساکت کھڑی رہی۔ آلیان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے زخمی ہاتھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں نرمی اور فکر کی جھلک آئی۔ اس لمحے ماہنور کو محسوس ہوا کہ شاید وہ شخص جسے وہ اب تک صرف ایک سوداگر سمجھ رہی تھی اب اس کے لیے ایک ڈھال بن چکا تھا۔ ٹکٹ آ چکی تھی۔ آلیان اور ماہنور اپنی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ پر تھے۔ جہاز کے اندر اپنی نشستوں پر پہنچ کر آلیان نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ آلیان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم دوسری سیٹ پر ہو جاؤ، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ آلیان نے باروب انداز میں اس لڑکے کو مخاطب کیا۔ نہیں، میں نہیں ہٹوں گا، یہ میری سیٹ ہے، لڑکے نے اکڑ کر جواب دیا۔ دیکھو، میں تم سے پیار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں دوبارہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہ ہو سکو۔ انداز دھمکی لیے ہوئے تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ لڑکا ہکلایا۔ ہاں، میں دے رہا ہوں۔ آلیان کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ وہ ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔ ایئر لائن کا عملہ آلیان کو پہچانتا تھا۔ عملے کے افراد فوراً وہاں پہنچے اور پریشانی سے بولے، سر پلیز آپ۔ لیکن آلیان کے روب کے آگے وہ لڑکے کو سمجھا بجھا کر دوسری سیٹ پر منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب وہ دونوں ساتھ بیٹھ گئے تو ماہنور نے خفگی سے آلیان کی طرف دیکھا۔ اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں کون سا دادا ابو بیٹھے ہیں جو تمہیں دکھانا تھا؟ اوہ، خفا کیوں ہو رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں تو تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گا نا، آلیان نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ جہاز نے اڑان بھری تو ماہنور کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے بلندی سے ڈر لگ رہا تھا۔ آلیان نے اس کی حالت بھانپ لی اور آہستہ سے بولا، اگر ڈر لگ رہا ہے تو تم میرا ہاتھ پکڑ سکتی ہو۔ ماہنور نے ڈرتے ڈرتے آلیان کا ہاتھ تھاما تو اس نے فوراً اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ماہنور کو آلیان کی قربت میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا اور وہ سر جھکا کر اس کے کندھے سے لگ گئی۔ آلیان نے بھی اپنا سر ماہنور کے سر کے ساتھ ٹکایا۔ دونوں نے دونوں آنکھیں موند لیں۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور کب وہ دونوں ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھے سو گئے، انہیں خبر نہ ہوئی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب فلائٹ لینڈ ہوئی اور وہ ہوش میں آئے تو وہ اپنی منزل کے ایک پرتعیش ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔
होटल पहुंचकर आलियान ने आराम करने का सोचा था, लेकिन महानूर का दिल उस नई जगह को देखने के लिए बेचैन था। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर की खूबसूरत रोशनियों को देख रही थी। तभी उसने मुड़कर आलियान से कहा, मुझे बाहर जाना है, मैं इस शहर को देखना चाहती हूँ। आलियान, जो अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर बैठा था, उसने अब्रू उचकाए। महानूर, अभी हम सफ़र से आए हैं, थकावट हो रही है, कल सुबह निकल जाएंगे। नहीं, मुझे अभी जाना है, महानूर ने जिद भरा लहजा इख्तियार किया। मैं यहाँ कमरे में कैद होने नहीं आई, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। आलियान उठ खड़ा हुआ और एक तवील सांस लेकर उसके करीब आया। उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराज़गी, मगर साथ ही एक अनकही फिक्र भी थी। खबरदार, अकेले जाने का सोचना भी मत, चलो मैं ले चलता हूँ। महानूर के लबों पर हल्की सी फतामन मुस्कुराहट आ गई। दोनों तैयार होकर होटल से बाहर निकल आए। रात का वक्त था और शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। महानूर कभी दुकानों के शीशों में सजे सामान को देखती तो कभी रास्ते के खूबसूरत मनाजर में खो जाती। आलियान खामोशी से उसके साथ चल रहा था। उसकी नज़रें हर लम्हा महानूर पर जमी थीं। होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जिसका उसे एहसास नहीं था। चलते चलते महानूर एक मुकामी बाजार के पास रुकी, जहाँ बहुत भीड़ थी। आलियान ने फौरन अपने हाथ में थामे महानूर के हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। भीड़ में मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं नहीं चाहता कि इस अजनबी शहर में तुम खो जाओ। अगर मैं कहीं खो गई तो? जवाब जानने के लिए आंखों में इश्तियाक डर आया। मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता लिटिल गर्ल। अंदाज में बेसाख्तगी थी। महानूर आंखों में हैरत लिए यकटक उसे देखती रही। जहन में सिर्फ एक सवाल था कि क्या वाकई वो उस अकड़ू इंसान के लिए इतनी ज़रूरी हो चुकी है। बहुत प्यारा लग रहा हूँ क्या? उसे खुद को यूं देखते हुए देखकर उसने पूछा। आंखों में शरारत भरा तासुर था। हाँ, उसने ट्रांस की सी कैफियत में इस बात में सर हिलाया। आलियान की आंखों में चमक और चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। यकीनन वो अपने हवासों में नहीं थी, तभी उसकी तारीफ कर रही थी। आलियान ने झुककर उसकी पेशानी पर एक नरम सा बोसा दिया। तुम भी आज क्यूट सा भालू लग रही हो। उसके लहजे की नरमी ने महानूर के दिल में एक मीठा सा एहसास पैदा हुआ। आप क्या कर रही हैं? वो होश में आते ही उससे फासला बरकरार रखा। उसकी बदहवासी पर आलियान सर पीछे की जानिब फेंके हंस दिया। वो खुलकर हंस रहा था। उसे यूं देखकर महानूर का दिल धड़क उठा। उसने बेसाख्ता नजरें चुराई। कोई हंसते हुए इतना प्यारा कैसे लग सकता है? उधर खड़ी लड़कियों ने आलियान को इश्तियाक भरी नजरों से देखकर उसके चेहरे पर नागवार तासुर उभरा। वो उसका हाथ थामे वापसी के रास्ते पर चल दी। वो अरे अरे ही कहता रह गया। उस खूबसूरत शाम वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे, ये पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ था। होटल के कमरे में वापस आकर आलियान ने महानूर की तरफ देखा और पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शहर घूमने का शौक तो तुम्हें था, फिर अचानक इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? वहाँ ऐसा क्या हुआ? अंदाज मुतजस्सिस था। कुछ नहीं, बस मेरा इरादा बदल गया। महानूर ने नजरें चुराईं। वाह मैडम, आपका इरादा बदल गया, मगर मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। उससे इस्तफतार करना चाहा। वो जानता था कि बाहर मौजूद लड़कियों की इस पर जमी पुरशौक और गुस्ताखाना महानूर को किस कदर नागवार गुजरी थी। आलियान प्लीज़, मुझे नींद आ रही है। महानूर ने बात टालना चाहिए। ओके, सो जाओ। आलियान ने आराम से जवाब दिया, लेकिन महानूर साकत खड़ी रही। लेकिन कहाँ? आलियान ने उसे हैरत से देखा। लिटिल गर्ल, तुम्हें बेड नजर नहीं आ रहा क्या? वो बेफिक्री से बोला। बेड पर? मगर हम दोनों। महानूर हकलाई। आलियान ने कंधे उचकाए। क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं अलग सोऊं? ये मुमकिन नहीं है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो बेड पर ही सोऊंगा, बाकी तुम अपना देख लो। अंदाज में बेनियाजी थी, मगर सारा ध्यान उसी की जानिब था। महानूर मुंह फुलाकर बेड के दूसरे कोने पर जा बैठी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मौसम ने अचानक करवट ली। बाहर जोरदार बादल गिरजने, बिजली कड़कने आवाज आने लगी। महानूर डर के मारे कांप उठी। आलियान, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस मौसम थोड़ा ख़राब है, उन इलाकों में ऐसा ही होता है। आलियान ने इत्मीनान से कहा। लेकिन मुझे डर लग रहा है। महानूर की आवाज़ में खौफ था। अगर डर लग रहा है तो मेरे पास आ सकती हो। आलियान ने मुस्कुराकर उसे ऑफ़र दी। महानूर को हिचकिचाते देख आलियान को शरारत सूझी। ये ऑफ़र सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए है, और याद रखो, इर्द गिर्द गहरा जंगल है, क्या पता बाहर कोई भूत वगैरह ही हो। आवाज़ जानबूझकर भारी की गई। आप मुझे डरा रहे हैं? महानूर डर कर बेसाख्ता आलियान के करीब हो गई। आलियान की आंखों में एक चमक उभरी। उसकी नज़रों की शिद्दत से महानूर अपनी नज़रें झुका गई। आलियान ने आहिस्ता से अपना हाथ उसकी कमर के गिर्द हमाइल किया और उसे अपने साथ खींच लिया। महानूर ने भी बगैर किसी झिझक के अपना सर आलियान के सीने पर रख दिया और अपने बाजू उसके गिर्द लपेट लिए। ये पहला लम्हा था जब उनके दरमियान से अजनबियत की तमाम दीवारें गिर चुकी थी। आज वो अपनी मर्जी से एक दूसरे की कुर्बत में सुकून महसूस कर रहे थे। बाहर तूफान था, लेकिन उन दोनों के दरमियान एक पुरसुकून जज्बाती लम्हे थे। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुई और सीधी महानूर के चेहरे पर आन पड़ी। वो अपनी आंखें मलते हुए बेदार हुई तो उसे अपने इर्द गिर्द एक ऐसी मोहब्बत भरी गरमाइश महसूस हुई जो उसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं जानी थी। आलियान का मजबूत बाजू अभी भी उसकी कमर के गिर्द हमाइल था और वह खुद सुकून से आलियान के सीने पर सर रखे सो रही थी। वो कुछ लम्हों के लिए साकत रही। उसे कल रात के वो तमाम मनाजिर याद आए, जहाँ उनके दरमियान मौजूद तमाम अजनबियत और दीवारें हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी।
उसने आहिस्ता से अपना सर उठाने की कोशिश की तो आलियान की गिरफ्त उसके गिर्द मजीद मजबूत हो गई। आलियान की आंखें अभी बंद थीं, मगर उसके लबों पर एक हल्की सी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। जाग गईं? आलियान की भारी और नीम ख्वाबीदा आवाज़ कमरे की खामोशी में उभरी। महानूर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने नजरें झुका ली। जी, सुबह हो गई है। आलियान ने अपनी आंखें खोली और महानूर को गौर से देखा। उसकी नज़रों में एक ऐसी मोहब्बत भरी नरमी थी जिसने महानूर के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और महानूर के माथे पर बिखरे हुए बालों को हटाया। आज की सुबह कितनी अलग है ना? आलिया ने सरगोशी की। उसने महानूर के चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में लिया। कल रात तुम मेरे करीब आई तो मुझे लगा जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा पा लिया हो। महानूर के लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। वो जो कल तक उस शख्स से दूर भागती थी, आज खुद उसकी गुर्बत में पनाह ढूंढ रही थी। आलिया ने उसे दोबारा अपने सीने से लगा लिया। उनके लब खामोश थे, मगर दोनों की रूहें एक दूसरे से हम कलाम हो रही थी। इस सुबह उनके दरमियान कोई शिकायत नहीं थी, कोई सौदा नहीं था। उनकी ज़रूरत कब मोहब्बत में बदल गई, उन्हें खबर तक न हुई। अब अगर कुछ था तो सिर्फ एक दूसरे का साथ और मोहब्बत का एक खूबसूरत एहसास था जिसने उनकी नई ज़िंदगी की बुनियाद रख दी थी। नाश्ते के बाद आलियान और महानूर शहर के एक खूबसूरत बाग की सैर के लिए निकले। मौसम खुशगवार था और बाग में काफ़ी रश था। आलियान एक लम्हे के लिए फ़ोन कॉल सुनने के लिए कुछ फासले पर हट गया, जबकि महानूर एक बेंच पर बैठकर इर्द गिर्द के मनाजर देखने लगी। इसी दौरान कुछ आवारा लड़कों की नज़र अकेली बैठी महानूर पर पड़ी। वो उसे अकेला देखकर उसके करीब आए और फिक्रे कसने लगे। कितनी प्यारी और मासूम सी हो तुम, अकेली क्यों बैठी हो? चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पूरा शहर घुमाएंगे, उनमें से एक ने बदतमीजी से कहा। महानूर घबरा कर पीछे हटी। देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे शौहर अभी आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाएं। मगर वो लड़के बाज ना आए और उसे मजीद तंग करने लगे। जैसे ही उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसके करीब होने की कोशिश की तो एक गिरजदार आवाज़ ने फ़ज़ा को चीरा। अपना हाथ पीछे करो। आलियान वहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में गैज़ व गज़ब की ऐसी आग थी कि उन लड़कों के कदम वहीं जम गए। आलियान ने आगे बढ़कर महानूर का हाथ थामा और उसे अपने पीछे किया। अब वो एक दीवार की मानंद खड़ा था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? आलियान का लहजा शदीद गुस्से से लबरेज था। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम किससे मुखातिब हो? ये बीवी है मेरी, और अगर दोबारा मेरी नज़रों के सामने भी आए तो याद रखना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगा। उसने शिद्दत और गुस्से के आलम में एक लड़के का गिरबान पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धकेला। अगली बार तुम्हारी शक्ल नजर आई तो पुलिस और कानून को भूलकर मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। भाग जाओ यहाँ से। लड़के आलियान का रोब और उसकी आंखों में छुपी वहशत देखकर दुम दबाकर भाग गए। आलियान तेजी से मुड़ा और महानूर का हाथ थामकर उसे अपने करीब किया। तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हें छूने की कोशिश तो नहीं की? आलियान ने फिक्र और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में उससे पूछा। महानूर, जो अभी तक उन लड़कों की बदतमीजी से कांप रही थी, उसने नफ़ी में सर हिलाया। आलियान ने उसे अपने हिसार में लिया और वहाँ से निकल गया। उस लम्हे महानूर को शिद्दत से एहसास हुआ कि आलियान की यह गैरत और यह तहफ़्फ़ुज़ उसके लिए किसी ढाल से कम नहीं है। हनीमून से वापसी के बाद वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। आलियान और महानूर एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। इन चंद महीनों ने उनकी ज़िंदगी के सारे ज़ाविये बदल दिए थे। एक दिन सुबह सवेरे महानूर को शदीद कमज़ोरी और मतली महसूस हुई। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। आलियान, जो हमेशा की तरह, महानूर तुम ठीक तो हो ना? तुम आज बहुत निढाल लग रही हो। आलियान ने फिक्रमंद होते हुए उसके माथे पर हाथ रखा जो तप रहा था। मैं ठीक हूँ आलियान, बस थोड़ी सी थकन है। महानूर ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसके लब लरस रहे थे। आलियान ने बगैर किसी बहस के उसे अपनी बाहों में उठाया और फ़ौरन अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर के बेहतरीन अस्पताल ले गया। वो रास्ते भर उसे हौसला देता रहा। डॉक्टर ने महानूर का मुआयना किया और कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाए। आलियान बेचैनी से बाहर चक्कर काट रहा था। उसका दिल किसी अनजाने ख्वाब से डूब रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कैबिन से बाहर आई। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? क्या हुआ है उसे? आलियान ने तेज़ी से आगे बढ़कर पूछा। मुबारक हो मिस्टर आलियान, आपकी बेगम उम्मीद से हैं, आप जल्द ही वालिदैन बनने वाले हैं। डॉक्टर की मुस्कुराहट ने आलियान के दिल में सुकून की लहर दौड़ा दी। आलियान वहीं साकत खड़ा रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तेज़ी से महानूर के पास कमरे में दाखिल हुआ। महानूर उसे देखकर थोड़ा शर्मा गई, मगर उसके चेहरे पर भी एक नई चमक थी। आलियान ने आगे बढ़कर महानूर का हाथ थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया। महानूर, क्या ये सच है? क्या हम वाकई? महानूर ने शर्माते हुए इस बात में सर हिलाया। आलियान ने उसका माथा चूमा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अब यही रहोगी ना? वो बदहवास हुआ। उफ आलियान, मैं भला क्यों यहाँ रहूँगी? मैं ठीक हूँ और इस हालत में ये सब नॉर्मल है, मगर फिर से प्लीज़ मत करें, आप भी ना अजीब हैं। आवाज़ में खिफकी भरा तासुर था। ये उनकी मुश्तरका ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। एक ऐसी खुशखबरी जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए एक अटूट बंधन में बांधने वाली थी।
اس دوران مہنور کے مزاج میں آنے والی تبدیلیاں یعنی موڈ سوئنگز آلیان کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ کبھی وہ بلا وجہ اداس ہو جاتی تو کبھی کسی چھوٹی سی بات پر رو پڑتی اور کبھی اسے آلیان کی قربت سے بھی الجھن محسوس ہوتی تھی، مگر آلیان نے اس پورے عرصے میں غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان مہینوں نے آلیان کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب پہلے والا سرد مہر اور سخت مزاج آلیان نہیں رہا تھا۔ اب وہ ہر وقت مہنور کا خیال رکھتا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا اور اس کی ہر ضد کو ہنسی خوشی پورا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ مہنور کی جذباتی کشمکش سے گزر رہی ہے، اس لیے وہ ہر بات کو مسکرا کر ٹال دیتا۔ اگر مہنور اسے اپنی کسی الجھن کی وجہ سے دور رہنے کا کہتی تو وہ خاموشی سے اس کی بات مان لیتا، لیکن دور سے بھی اس کی نگاہیں ہر پل مہنور کے آرام اور سکون پر مرکوز رہتی۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کا خیال رکھتا تھا۔ مہنور اکثر اس کے اس بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ جو شخص کو بات بات پر غصہ آتا تھا وہ اب اس کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھ کر برداشت کر رہا تھا۔ آلیان نے نہ صرف اس کے موڈ سوئنگز کو بلکہ اس کی تمام تر نازک مزاجیوں کو ایک محافظ کی طرح تحمل سے برداشت کیا۔ اس کا ہر عمل، ہر مسکراہٹ اور ہر دیکھ بھال کا انداز چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اب وہ اس کی ضرورت نہیں، محبت بن چکی ہے۔ ان کے درمیان بے پناہ محبت اور احترام کا گہرا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا جب ایک ننھا وجود دنیا میں آیا۔ بچے کی پیدائش کی خبر سن کر آلیان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی تھیں۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگ رہی ہے آپ کو آلیان اور مہنور کی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی آپ کس موضوع پر پڑھنا چاہیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف باپ بننے کی خوشی میں ہوتی ہے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو مہنور کو اپنی ننھی سی بیٹی کو گود میں لیے دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مہنور کا ہاتھ تھاما اور اپنی بیٹی کی پیشانی چومی۔ اس ننھے سے وجود کے آنے سے اس کی زندگی میں جیسے نور بکھر گیا تھا۔ ان کی زندگی میں ہونے والا یہ نیا اضافہ ان کے رشتے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا تھا۔ اب وہ دونوں صرف شوہر اور بیوی نہیں بلکہ ایک مکمل خاندان بن چکے تھے۔ شکریہ میری ادھوری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے، آلیان نے اس کی پیشانی کو فرتے محبت سے چوما۔ ایک پرسکون شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور لان میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، سب لان میں بیٹھے ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ آلیان اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوم رہا تھا جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیتی تھی۔ مہنور اور دادا حضور اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ یار یہ کب بڑی ہوگی؟ مجھے اس نے منہ سے لفظ بابا سننا ہے۔ تم اسے اچھے سے کھلایا کرو تاکہ جلدی بڑی ہو۔ آلیان کا بس چلتا تو اپنی بیٹی کو پلک جھپکتے ہی بڑا کر دیتا۔ اف، آپ اتنے بے صبرے کیوں ہیں؟ ایک دم سے تھوڑی نہ بڑی ہوگی۔ دادا حضور آپ سمجھائیں انہیں، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں کہ میں ان کی بیٹی کا خیال نہیں رکھتی، جیسے یہ میری تو کچھ نہیں لگتی۔ وہ خفا خفا لہجے میں بولی۔ بیٹا تنگ مت کیا کرو تم میری بیٹی کو۔ دادا حضور مجھے میری بیٹی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ دادا جان کے پاس جا بیٹھا۔ دادا جان کرسی پر براجمان تھے اور آلیان نے عقیدت اور محبت سے اپنا سر دادا جان کی گود میں رکھ دیا۔ خاموشی کے کچھ لمحات یوں ہی گزر گئے۔ دادا جان میں آج آپ کا شکر گزار ہوں، آلیان نے ایک گہری سانس لی اور بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ دادا جان نے حیرت سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا۔ کس بات کے لیے بیٹا؟ آلیان نے مسکرا کر سامنے کاٹ میں لیٹی اپنی بیٹی اور اس کے قریب بیٹھی مہنور کو دیکھا جو اس کی زندگی کا مرکز بن چکی تھی۔ اس شادی کے لیے، اس وصیت کے لیے، آپ کی وہ ضد اور وہ شرط، اگر آج وہ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی مہنور کو نہ پا سکتا۔ آپ کی وجہ سے ہی آج میں اتنی خوبصورت زندگی جی رہا ہوں۔ میرے پاس اب ایک مکمل خاندان ہے، میری لٹل گرل ہے اور ایک پرنسس ہے، گھر خوشیوں سے بھرا ہے۔ دادا جان نے شفقت سے آلیان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ بیٹا میں نے تو صرف ایک راستہ دکھایا تھا، اسے منزل بنانا تمہاری محبت کا کمال ہے۔ اچھا تم بیٹھو، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ دادا حضور کے جانے کے بعد وہ مہنور کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور اپنی پرنسس کو اپنے سینے پر لٹا لیا۔ مہنور نے نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائی۔ وقت ٹھہر سا گیا۔ اگلے ہی لمحے مہنور جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ آلیان آنکھیں بند کیے اسے محسوس کرنے لگا۔ یہ عنایت اس پر کبھی کبھی ہوتی تھی۔ ایک مطمئن اور دل فریب مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا